साथियों रिएक्शन वाला जो चैप्टर है मैंने आपको एक ही वीडियो में पहले ख़त्म कर दिया था, लेकिन साथियों वो क्या था, वो अलग रिएक्शन का चैप्टर था। और ये जो आपका साथियों ये स्पेशल कार्बन से संबंधित जो रिएक्शन है वो ये है। ये आपको साथियों कोई नहीं कर रहा था जल्दी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये प्रश्न आएंगे और जब आएंगे तो सभी इसको छोड़ के आएंगे, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ ताकि आपसे ये ना छूटे और जरूर इसको पूरा देखें, कॉपी में नोट जरूर करें, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस का साथियों बिल्कुल आपको चिंता नहीं लेना है, और ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया है उसके लिए एकदम पूरा आपको हम तैयारी कराएंगे, तो इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जल्द ही मैं साथियों आपके लिए ग्रुप डी का स्ट्रेटजी वाला वीडियो लाऊंगा कि कैसे जो है कम समय में ग्रुप डी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं बिना किसी कोर्स के, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बार बार कमेंट करते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कितना बार भाई बोलते हैं कि टेलीग्राम का नाम है भाई, टेलीग्राम पर सब पीडीएफ डालते हैं। कल भी क्लास कराएं, कल का भी डालें। क्या नाम है, सिंपल यही नाम है, साइंस बाय राजकुमार। सर्च मार लीजिए ना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। हम कम्युनिटी में भी दे देते हैं, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले समझते हैं दहन। दहन के साथ में ये भी एक प्रकार का रिएक्शन होता है। दहन भी क्या होता है, एक प्रकार का रिएक्शन होता है। होता क्या है, कार्बन को दहन करने पर जब कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि कार्बन से संबंधित ही रिएक्शन को कर रहे हैं यहाँ पर। कार्बन को जब दहन करते हैं, दहन का मतलब जलाना, दहन का मतलब कंबसन, जलाना। दहन करते हैं तो क्या क्या देता है हमें, ये ऊष्मा देगा। क्या देगा, ऊष्मा देगा और प्रकाश देगा, साथ में CO2 देता है। इस बात को ध्यान रखना है। पूछ देगा, दे देगा निम्नलिखित में से दहन के बारे में क्या सही है। कार्बनिक यौगिकों का जब दहन करते हैं तो उनके बारे में क्या सही है, ऐसे करके दे देगा। तो दहन करने से, कार्बनिक यौगिकों का दहन करने से ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है और आपका CO2 देता है। समझ गए साथियों। अब बात करते हैं जैसे कार्बन है, कार्बन को हम जलाएं दहन किए ऑक्सीजन के सापेक्ष। अब साथियों कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो भाई ऑक्सीजन के सापेक्ष जलाएंगे, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगा ही नहीं। तो कोई भी चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जलाएं, यानी कि कार्बन को जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना, CO2 बना और उसमें निकला, साथ में प्रकाश निकला। समझ गए ना। तो ये देखिए कार्बन का दहन किए तो CO2 मिला, उसमें मिला, प्रकाश मिला। वही यहाँ पर साथियों हम बोल रहे थे। तो ये आप प्रश्न नहीं छोड़ेंगे दहन के बारे में अगर आएगा तो। और भी देख लेते हैं। जैसे कि साथियों आपका हो गया CH4। CH4 क्या है, तो बोलिएगा हम पढ़ा है ना CH4 आपको, क्या होता है, मेथेन होता है। जब इसको भी जलाएंगे, अब ये भी क्या आपका कार्बनिक यौगिक है, ये भी क्या आपका कार्बनिक यौगिक है। तो सिंपल सी बात है, इसको भी जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आपका जल मिलेगा और इसके साथ ऊष्मा प्रकाश मिलेगा। इसमें जल क्यों मिला, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है। इसके साथ क्या बना लिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर ओनली कार्बन था, यहाँ पर साथियों क्या था, ओनली कार्बन था। लेकिन यहाँ पर क्या साथियों है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन जुट गया, कार्बन में हाइड्रोजन जुट गया। हाइड्रोकार्बन एक ही वीडियो में पूरा पढ़ाए हैं, ठीक है ना। उसको देख लेना एक बार, IPSC नाम से प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, जब हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, तो क्या एक एक्स्ट्रा जल निकलेगा, CO2 H2O, ऊष्मा प्लस प्रकाश, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए आप। जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपका देखिए, ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये आपका हाइड्रोकार्बन में यहाँ साथियों क्या एक आपका क्रियाशील समूह जुड़ा। अब क्रियाशील समूह क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा दिया। ये जो OH आपको दिख रहा है, जो OH दिख रहा है, ये साथियों क्या आपका एक क्रियाशील समूह है। इसको अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। तो इसको भी जलाएंगे, आखिर है तो हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट, तो इसको भी जलाएंगे तो क्या निकलेगा, CO2 H2O, ऊष्मा प्लस प्रकाश निकलेगा। समझ गए ना बात को। हालांकि ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस आपको कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब साथियों कुछ पॉइंट देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसी ज्वाला निकलेगी, स्वच्छ अर्थात नीली लो। प्रश्न पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो कैसी ज्वाला निकलती है, तो नीली ज्वाला साथियों निकलती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे आपका ब्यूटेन हो गया, जो घर में जो आपका साथियों सिलेंडर होता है उसमें कौन सा गैस होता है, LPG बोलिएगा, LPG होता है ना, लिक्विड पेट्रोफाइड गैस होता है ना आपका, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है ना। उसमें ज़्यादातर क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है, 80% से प्लस ब्यूटेन रहता है। तो ब्यूटेन क्या है, एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है। तो बोलिएगा ब्यूटेन क्या है आपका, ब्यूटेन सूत्र होता है C4H10। तो बोलिएगा ब्यूटेन तो आपका एल्केन है, और एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो गैस जो जलाते हैं तो लाल जलता है कि नीला जलता है, तो बोलिएगा स्वच्छ एवं नीला जलता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो कैसा निकलता है, स्वच्छ ज्वाला अर्थात नीली लो। वही अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो आपका कैसा निकलेगा, पीला निकलता है। कैसा निकलता है, पीला लो और कज्जली के साथ, काले धुआं के साथ निकलेगा। समझ गए ना, इस तरह से निकलता है। तो अगर असंतृप्त को जलाएंगे तो पीली लो के साथ कज्जली धुआं या काली धुआं निकलती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ गए। ऑक्सीकरण हम समझते साथियों, ऑक्सीकरण रिएक्शन क्या होता है।
हालांकि ऑक्सीकरण मैंने आपको पहले बता दिया। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है, तो वो आपका क्या होता है? ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ हम कुछ अलग से पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल रिएक्शन जो कि एनसीईआरटी का है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण तो मैंने आपको पहला चैप्टर में पढ़ाया था। जैसे देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है, इसको साथियों हम बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसमें एथेनॉल है, अल्कोहल समूह है, तो C2H5OH को यहाँ पर लिया है। बोलिएगा यहाँ C2H5OH लिखे, यहाँ कहाँ है? तो भाई वही है, देखिए ना, यहाँ C, यहाँ C, 2 C हुआ, 3 2 5 H और 1 OH, तो C2H5OH हो गया। तो साथियों जब इसको क्या करते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O+, ये हमारा क्या ऑक्सीकारक है। ये जो साथियों लिए हैं ना, 2 लिए हैं, या हम KMnO4 ले लेंगे। KMnO4 क्या है? ऑक्सीकारक है। K2Cr7O7 ये भी क्या है? ये भी आपका क्या है? ऑक्सीकारक है। लेकिन अंतर यह है कि ये जो आपका है KMnO4 ये क्षारीय है, और जो इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका क्या है? अम्लीकृत है। ये पोटेशियम परमैंगनेट ये क्षारीय ऑक्सीकारक है, और ये आपका अम्लीय ऑक्सीकारक है। जब इनकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है साथियों? ये आपका एसिटिक एसिड बनता है। CH3COOH क्या बनता है? एसिटिक एसिड साथियों बनता है। होता साथियों इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, होता इसमें क्या है कि CH3CH2 है ना, इससे क्या होता है, ये जो आपका है ना, ये ऑक्सीजन जोड़ता है इसमें। ये जो हम यहाँ पर लिए हैं, ध्यान से दीजिएगा, ये जो हम यहाँ पर लिए हैं, समझने का प्रयास करिए, ये जो यहाँ पर लिए हैं ना ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का ही मतलब क्या होता है साथियों? किसी पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता। किसी पदार्थों को, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उसे जिसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक मतलब क्या है? वो ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता है। तो ये जो हम लिए हैं, कोई एक भी लीजिएगा, कोई एक ही लीजिएगा, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा इसमें। तो ऑक्सीजन जब इसमें जोड़ेगा तो CH3COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा इसमें। तो एक O इसमें, पहले एक O था, यहाँ देखिए 2 O आ गया। समझ की बात को ना? तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्षारीय KMnO4 है और K2Cr2O7 है, यहाँ पर क्या कर रहा है? ये ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। ऑक्सीकारक मतलब, वैसे देखिए एक ऑक्सीकारक का मतलब आपको हम अलग बताए थे। एक तो ऑक्सीकारक साथियों होता है, हालांकि ये भी वही चीज़ है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। एक ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जिसका अपचयन हो उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं, कुछ पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है अन्य पदार्थों को, उसे हम ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो प्रश्न आखिर कैसे आएगा? कहेगा कि जब एल्कोहल को, यानी कि ये एथेनॉल है, एथेनॉल को जब क्षारीय KMnO4 और K2Cr2O7 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो बोलेगा एसिटिक एसिड। क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। बस इतना सा प्रश्न इसमें आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संकलन अभिक्रिया। इसको साथियों हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बात इसका लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? योगात्मक रिएक्शन भी कहते हैं। इस बात को लिख लीजिए जल्दी से। एडिशन रिएक्शन इसमें बोलते हैं। क्या होता है समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए किसका बात हो रहा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रहा है, संतृप्त का नहीं। वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? यानी कि जुटेगा। साथियों ये आपका क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्किन और एल्काइन, यही तो होता है। मैंने हाइड्रोकार्बन में पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये साथियों आपका क्या होता है? ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको हमको बदलना है, किसमें बदलना है? संतृप्त में। प्रश्न अगर आ जाए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदलने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो आपका संकलन होती है, या आप योगात्मक कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। लेकिन किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक। और वो उत्प्रेरक कौन सा होता है? निकेल उत्प्रेरक। कौन सा होता है? उत्प्रेरक निकोल। और किससे रिएक्शन कराएंगे? हाइड्रोजन से। तो सिंपल सी बात है ना भाई, यहाँ देखिए C2H4 में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो H4 को था, 2 H आ गया, तो क्या H हो गया? 6 H हो गया, और 2 कार्बन पहले से है, तो C2H6 क्या हो गया? तो बोलिएगा ये आपका क्या है? ये साथियों आपका एल्केन है। बताइए जरा एक बात बताइए हमें कि C2H4 का नाम क्या है? तो बोलिएगा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो मतलब क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा एथ। तो बोलेंगे ये तो एथिन है, ये आपका क्या है? एथिन है। और एथिन क्या होता है? एथिन क्या होता है? एल्केन होता है। एल्किन होता है कि एल्काइन होता है? तो बोलिएगा एथिन तो एल्किन होता है, क्योंकि इन आ रहा है, इन आ रहा है, इन एल्किन, इन एल्किन, तो एथिन एल्किन है। अब हमें इसको किस में बदलना है? एन में। एन में, एन मतलब एल्केन, तो इसमें एन बदलना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो किस में बदल गया? C2H6। C2H6 मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया एथेन। एथेन यानी कि एथेन एन, तो एथिन से एथेन बना दिए।
किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करा के, तो ये आपका क्या हो गया, संकलन अभिक्रिया। तो देखो ना भाई, हाइड्रोजन को जोड़ ही तो रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं योगात्मक, जोड़ रहा है मतलब योग कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं। समझ में आया बात को, उम्मीद है समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, तो बोलिएगा उत्प्रेरक जिनके कारण रिएक्शन तेज या धीमी होती है। उत्प्रेरक क्या होता है, पूछ देगा उत्प्रेरक क्या होता है, तो बोलेगा कि जिनके कारण रिएक्शन या तो गति तेज हो सकती है या तो धीमी हो सकती है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। कैटेलिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। अब साथियों देखते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कुछ नहीं साथियों, ये यही है, ये जो संकलन जो हम बोल रहे हैं आपको, संकलन को साथियों हम क्या बोलते हैं, योगात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योगात्मक भी बोलते हैं, और इसी को हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं। क्यों हाइड्रोजनीकरण बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं मेरे भाई। हाइड्रोजनीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। तो सिंपल से आपका ये क्या है, संकलन बोल दीजिए, हाइड्रोजनीकरण बोल दीजिए, योगात्मक बोल दीजिए, एक क्या है। लेकिन थोड़ा सा इसका अलग से दिया गया था, इसलिए मैंने आपको लिख दिया, बाकी एक ही चीज़ है। इसमें साथियों पर हाइड्रोजनीकरण में क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुटेगा उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। वह रिएक्शन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या लिए हैं, तो बोलेगा यहाँ पर भी तो असंतृप्त ही लिए हैं, यहाँ पर भी असंतृप्त लिए हैं, तो कोई अलग थोड़ी ना है, कोई अलग यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, कोई अलग यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर वही उसी का बात हो रहा है। तो वही हम लिखें साथियों कि वह रिएक्शन मतलब अभिक्रिया जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से सहयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन कहलाते हैं। तो बोलिए सेम डेफिनेशन है कि नहीं, संकलन के जैसा सेम डेफिनेशन है कि नहीं, बोलेगा बिल्कुल सेम है, बस खाली यहाँ पर एक नाम अलग दिया गया, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, वनस्पति तेल जो साथियों होता है ना, वनस्पति तेल जो होता है, वनस्पति तेल मतलब क्या है, वनस्पति तेल का मतलब क्या है, जो पादप से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, उसे वनस्पति तेल कहते हैं। और वनस्पति तेल क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वनस्पति तेल क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर पूछ रहे कि वनस्पति तेल क्या होते हैं, तो ये बोलिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसको अगर हमें संतृप्त में बदलना है, इसको किस में बदलना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना है, तो उसको हम बोल देंगे वनस्पति घी। क्या बोल देंगे, अगर वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना पड़ेगा। किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो वनस्पति तेल आपका बन जाएगा वनस्पति घी। और वनस्पति घी आपका क्या होता है साथियों, ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए शॉर्ट में लिखे हैं, स्व से संतृप्त, H से हाइड्रोकार्बन। तो अगर पूछ दे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए कौन सी अभिक्रिया है, बोलेगा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, उसी को संकलन, उसी को योगात्मक कहते हैं। अगर बोल दें उसी को, देखिए थोड़ा घुमा कर बोल देगा, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है तो कौन सी अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण। कौन सा उत्प्रेरक, निकेल उत्प्रेरक, किससे अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। बात क्लियर हुआ, बिल्कुल कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर साथियों लिख दिए हम कि भोजन पकाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, असंतृप्त वसा अम्लों का वाले तेलों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि असंतृप्त वसा वाले ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, ज़्यादा हानिकारक हमारे शरीर के लिए नहीं होते हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और संतृप्त वसा किससे प्राप्त होंगे, वनस्पति से। लेकिन संतृप्त वसा साथियों घी का बात आ गया ना, तो ये आपके प्राप्त होते हैं, हम कह सकते हैं जंतुओं से, तो ये थोड़ा ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपने जो विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, मैंने आपको विस्थापन, एकल विस्थापन उसी को बोलते हैं, द्वि विस्थापन, उभय विस्थापन उसी को बोलते हैं, वो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था। उसी से रिलेटेड कुछ ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पर क्या है, कार्बन वाला बात होगा। किसका बात होगा साथ ही, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरह से होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, विस्थापन करने वाला ही बात होगा। इस रिएक्शन में कार्बनिक अणु में, कोई कार्बनिक अणु है, यौगिक है, एक परमाणु या परमाणुओं के समूह, या तो परमाणु हो सकता है या परमाणु का समूह हो सकता है। परमाणु का समूह क्या बोल देंगे, अणु बोल देंगे, और सिंपल परमाणु है तो वो परमाणु ही है। एक परमाणु या परमाणुओं के समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। मतलब कोई साथियों परमाणु है या परमाणु का समूह होता है, उसको विस्थापित करेगा। सुनेगा ध्यान से, कोई या तो परमाणु है या परमाणु समूह है, इसको जो है विस्थापित कर देगा कौन, कोई परमाणु और अन्य परमाणु समूह, यही विस्थापित करेगा। और इस प्रकार का रिएक्शन क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन रिएक्शन कहलाएगा। देखते हैं यहाँ पर, देखिए साथियों हम बात कर रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात कर रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। संतृप्त हाइड्रोकार्बन साथियों क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। पूछ भी लेता है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बिल्कुल नहीं होता, उससे ज़्यादा बढ़ते जाइएगा तो वो अभिक्रियाशील होते जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या है कि आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसको क्या साथियों, जब हम सूर्य की उपस्थिति में,
सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं ना, तो ये तेजी से रिएक्शन करता है। क्या बोले हम, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है ये आपका कम अभिक्रियाशील होता है, लेकिन जब साथियों हम इसको सनलाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये थोड़ा सा तेजी से अभिक्रिया करता है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए साथियों कि CH4 है, क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन है, इसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराया। तो क्लोरीन से जब साथियों अभिक्रिया कराएंगे ना, तो ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन क्या करता है साथियों, इसके हाइड्रोजन को क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। एक हाइड्रोजन, यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ CH4 बनाते हैं, CH4 C ऐसे ऐसे करके ये आपका H, इधर भी एगो H दे देते हैं, ठीक है, इधर भी एगो H दे देते हैं। अब इसको हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन से। किससे करा रहे हैं साथियों, क्लोरीन से, Cl2 से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, Cl2 क्या आपका, ये परमाणु का समूह है। तो हम क्या बोले, परमाणु हो सकता है विस्थापन करने वाला, या परमाणु का समूह हो सकता है, और वो किसको विस्थापित करेगा, परमाणु को ही, परमाणु के समूह को विस्थापित करेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन क्या करेगा साथियों, इस एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। इस एक हाइड्रोजन क्या करेगा, विस्थापित कर लेगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था और उसके बदले एक क्लोरीन आ जाएगा। 2 क्लोरीन हमारे पास है, फिर भी 1 क्लोरीन बचेगा। तो ये 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन क्या करेगा साथियों, यहाँ ये हाइड्रोजन के बदले यानी हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा देगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर हटा देगा। तो हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्या बनेगा, तो बोलिएगा इधर क्या को बचेगा, 1 2 3 H बचेगा, 1 H तो हटा दे रहे हैं, तो इधर बचेगा कुछ इस तरह से, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये H हटा दे रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये H साथियों अगर हट जाएगा तो बोलिए यहाँ पर कौन आएगा, तो बोलिएगा कौन हटाया है, तो बोलिए क्लोरीन हटाया है, तो क्लोरीन आएगा। तो यहाँ पर 1 क्लोरीन आ गया। अब यहाँ पर कितना क्लोरीन बचेगा, बोलेगा 1 क्लोरीन बचेगा, तो 2 को हटा दीजिए। तो इसको 2 को हटाइए यहाँ पर, तो 2 को हटा देते हैं, यहाँ पर 2 हटा दिए, 1 क्लोरीन बचा। तो ये 1 क्लोरीन जो है किससे रिएक्शन करता है, जिस H को यहाँ पर हटाया था, यहाँ पर H को हटाया था, तो ये आपका H से रिएक्शन करके HCl आपका बन जाता है प्लस में। तो वही साथ यहाँ पर लिखे हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ये क्या बन गया, तो बोलिएगा ये बन गया 1 2 3 यानी कि CH3Cl। क्या बन गया, CH3Cl। देखिए यहाँ पर जो घेर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, क्या बन गया, CH3Cl। तो वही लिखे यहाँ पर है ना, CH3Cl लिखे हैं, 2 नहीं लिखे हैं, CH3Cl लिखे हैं, और उधर HCl होगा। इस तरह से साथियों ये रिएक्शन होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित करके अपना स्थान ले लिया, और जो हाइड्रोजन को विस्थापित किया उससे भी खुद रिएक्शन कर लिया। और इसी तरह पूरा साथियों हम कराते जाते हैं। इसी तरह पूरा यहाँ पूरा सब जगह सनलाइट होगा, हम नहीं लिखें तो आप समझ जाइएगा। फिर ये CH3Cl बना, इसको वापस यहाँ लिखें, और फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, फिर कराएं तो फिर CH2Cl2 बना, फिर HCl हुआ, फिर जो ये बना CH2Cl2, फिर इसको लिए फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, फिर ये बना, फिर ये बना। इसी तरह साथियों फाइनल में क्या बना, सारा हाइड्रोजन को क्या किया, सारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया क्लोरीन। तो फाइनल में क्या बचा, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में HCl बना। समझ गए ना। तो इस तरह साथियों आपका क्या हुआ, ये प्रतिस्थापन रिएक्शन हुआ। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। अब देखते हैं एथेनॉल की अभिक्रिया, यानी एथेनॉल अभिक्रिया कैसे होता है उनको देखते हैं। एथेनॉल की सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। एथेनॉल का क्या करता है, सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा कि एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर क्या क्या बनता है। तो देखो ये आपका सोडियम है और ये आपका क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल क्या होता है, 3 2 5 यही तो होता है, C2H5OH। इसको चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो तोड़ के, CH3 CH2OH, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की बात है। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोडियम का ये बैलेंस रिएक्शन है, सोडियम का करा रहे हैं एथेनॉल से रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या बनता है साथियों, यहाँ पर साथियों आपका बनता है सोडियम एथाऑक्साइड। क्या बनता है, एथाऑक्साइड। देखिएगा यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है। देखिए ये जो साथियों आपका है, ये जो पूरा इसमें दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो इसमें दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है पूरा यहाँ तक जो दिख रहा है, जहाँ तक हम घेरे हैं, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ तक, ये आपका पूरा क्या है, ये जो पूरा आपको हम जब घेरे हैं साथियों, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका जो है ना जो घेरे हैं, ये पूरा आपका साथियों है निगेटिव है। ये साथियों है निगेटिव है, और एक चार्ज है। कितना चार्ज है, एक चार्ज है। और सोडियम आपका है, सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो रिएक्शन तो नेगेटिव पॉजिटिव से ही होगा। तो CH3CH2O जो साथियों ये एक आपका क्या है, आयन है। क्या साथियों, ये आयन बन जाता है, और सोडियम भी इस पर एक चार्ज है। तो ये क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, हमेशा दान देता है, मैंने पढ़ा है ना, सोडियम धातु है, सोडियम हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो सोडियम क्या करेगा, इस CH3CH2 को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ले लेगा आराम से। तो रिएक्शन हमारा कैसे होगा, रिएक्शन साथियों कुछ इस तरह से होगा, रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, CH3CH2 और ये Na, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी इसमें O भी आएगा। तो ये हमारा ये एक आपका अलग आयन हो गया, और ये एक आपका अलग आ गया, दोनों पर एक एक चार्ज, इस पर माइनस एक, इस पर प्लस एक चार्ज, तो बैलेंस है। तो इस तरह से आपका रिएक्शन बना है, इसको बोलते हैं सोडियम एथाऑक्साइड।
क्या बोलते हैं साथियों, सोडियम एथाऑक्साइड बोलते हैं। और बच कौन गया, तो बोलिएगा इसमें खाली H बचा है, तो ये आपका हाइड्रोजन क्या करता है, ये आपका हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि जब एथेनॉल की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस बात को क्वेश्चन पूछा है साथियों, कोई जल्दी इसको कराता नहीं, इस बात को मैं बोल रहा हूँ, है ना। और बनता क्या क्या है, हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रहा है, प्लस में एक यौगिक बनता है जिनका नाम है सोडियम एथाऑक्साइड। समझ गए ना, बाकी ये रिएक्शन क्या बैलेंस है। अब क्या करते हैं, एथेनॉल से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। एथेनॉल से क्या करते हैं, असंतृप्त। पूछ देगा कि एथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, या तो एल्किन या तो एल्काइन, यही तो होता है। तो देखिए ये आपका क्या है, बोलेगा एथेनॉल है, C2 और H5OH, कैसे भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको साथियों क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं कितना टेम्परेचर पर, 443 केल्विन, 443 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो आपका जो है किसके साथ, ये आपका जो है सौंद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा बात को, जब साथियों एल्कोहल को यानी कि एथेनॉल को जब हम 443 के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं सौंद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका, तो यहाँ पर साथियों आपका बन जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, और जल आपका बाहर निकलता है। इसमें जो जल है ना, अब बोलेगा जल इसमें कहाँ है, अरे भाई H दिख रहा है, O नहीं दिख रहा है, HO नहीं दिख रहा है, तो HO मिलकर कौन सी बनाता है, जलन बनाता है। तो इस जल को, इसमें से जल साथियों बाहर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जल साथियों क्या होता है, बाहर हो जाता है। अब भाई गर्म करेंगे तो उसमें पानी बाहर भी करेगा। मान चलो कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम अंगूर है, अंगूर में पानी है, उसको गर्म करेंगे, अब पानी सब बाहर नहीं आ जाएगा, वो वाष्प बन के नहीं उड़ जाएगा। तो जिसमें पानी है भाई, जिसमें पानी की थोड़ी मात्रा है, चाहे कुछ भी हो, उसको गर्म करेंगे तो उससे पानी बाहर आए करेगा वाष्प के रूप में। तो यहाँ पर भी साथियों जो है आपका जो इसमें पानी है, कहाँ कैसे पता चला पानी है, HO दिख रहा है ना, तो ये पानी बनेबे करेगा HO मिलकर। तो इसको जब गर्म करेंगे तो ये आपका क्या है, इससे जल बाहर जाता है। और इस जल को बाहर करने में मदद कौन करता है, ये आपका H2SO4। जल को बाहर करने में मदद कौन करता है, H2SO4। तो जल का बाहर होना, सुनिएगा बात को, जल का बाहर होना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, किसी भी यौगिक से पानी को निकाल देना ही निर्जलीकरण कहलाता है। किसी भी यौगिक से पानी को निकाल देना है निर्जलीकरण कहलाता है। समझ गए ना। तो H2SO4 साथ यहाँ पर क्या करता है, निर्जलीकारक का डिहाइड्राजाइन, इसको इंग्लिश में से बोलते हैं निर्जलीकारक, डिहाइड्रेजेंट, मतलब इंग्लिश मुझे नहीं आ रहा है ना इसको बोलने में। तो यहाँ पर साथियों H2SO4 निर्जली कारक के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है, मतलब कि इससे आपको जल को बाहर निकाल दिया। और बाकी जो आपका देखिए यहाँ पर जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन साथियों बन गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें CH2 भी साथियों क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया साथियों, डबल बॉन्ड आ गया। देखिए ध्यान से रिएक्शन आखिर हुआ कैसे, CH3 था ना, इससे एक हाइड्रोजन निकाला तो बचेगा क्या, दो हाइड्रोजन बचेगा। और ये जो एक हाइड्रोजन निकाला है ये काम आया है डबल बॉन्ड बनाने में। ये एक हाइड्रोजन जो निकला है ये काम आया है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में। समझ गए साथियों ना। और इससे भी क्या है आपका, ये H2 से एक H2 निकल गया, सॉरी इससे तो पहले निकला है, और ये आपका जल बना लेता है। इससे क्या साथियों, जल बना लेता है। तो देख लीजिए आपका ये क्या बन गया, यहाँ पर CH2 बन गया। क्या बन गया, तो ये फॉर्मूला क्या बना है, C2H4। क्या बना है, C2H4। और C2H4 क्या होता है, दूधनी चार। तो साथियों ये क्या हुआ आपका, ये आपका साथियों हो गया एथिन। क्या हो गया, एथिन हो गया। क्या हो गया, एथिन हो गया। समझ गए ना। तो एथिन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो उम्मीद है यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे, एथेनॉल से। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों देखते हैं रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी कि एथेनोइक अम्ल का रिएक्शन कैसे होता है। देखिए एथेनोइक एसिड से हम क्या करते हैं साथियों, एस्टर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। और एस्टर बनाने की प्रक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एस्टरीकरण कैसे बनेगा, यह मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से बनता है। पूछ देगा कि निम्न में कैसे हम एस्टर को बना सकते हैं, तो बोलेगा अम्ल एवं अल्कोहल की क्रिया से हम क्या करते हैं, एस्टर को बना सकते हैं। बाकी एस्टर मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ एस्टर क्या होता है। एस्टर का सफिक्स क्या होता है, आपका OH होता है। क्या होता है, OH होता है। मैंने क्रियाशील वाले समूह में मैंने आपको पूरा बताया था। तो देखिए ये आपका क्या है, तो बोलेगा एथेनोइक एसिड है। ये क्या है, एथेनोइक एसिड है। तो इनको क्या करते हैं साथियों, हम इनको क्या करते हैं, कराते हैं अल्कोहल। तो ये आपका क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल का कौन सा पार्ट है, तो बोलेगा ये तो एथेनॉल है, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। CH3 एसिटिक अम्ल हुआ ना, तो एसिटिक अम्ल क्या है, वो आपका
कार्बोक्सिलिक अम्ल का पार्ट ही तो है, क्योंकि COOH समूह है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पार्ट है। CH3CH2H इसमें अल्कोहल है, तो देखिए COOH अम्ल हो गया और ये अल्कोहल हो गया, तो वही बोले हैं अम्ल एवं अल्कोहल से हम बना सकते हैं एस्टर। पूछ देगा कि एस्टर कैसे बनता है, तो अम्ल एवं अल्कोहल की क्रिया से। तो जब साथियों इनको हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है साथियों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल, ऐसे करके ऐसे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, ये जो देख रहे हैं आप ना, थोड़ा सा छोटा मैंने लिखा है, इसको ऊपर कर देते हैं ना, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ और देखिए, हाँ इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये आपका क्या बना है, यहाँ पर एस्टर बना है। एस्टर कौन सा है, मैं आपको थोड़ा घेर देता हूँ, ये जो पूरा जो ऐसे करके है, एक मिनट, हाँ ये इधर जो आपका है ये आपका एस्टर है। और इसमें देखिए एस्टर समूह कौन सा है, एस्टर समूह कौन सा है, एस्टर समूह आपका ये है। एस्टर समूह चलिए इसमें दिखाते हैं, ये जो दिख रहा है आपको एस्टर समूह दिखाते हैं। एस्टर समूह आपका टोटल इतना है, इतना है आपका एस्टर समूह, ठीक है ना। बाकी इधर जो है, इधर जो और जुट गया है, एस्टर समूह होता क्या, तो बोलेगा यही तो होता है, ROOR होता है, यही तो आपका होता है एस्टर समूह होता है, ठीक है ना, ROR होता है। तो आपका साथियों जो है देखिए यहाँ पर कि C पर क्या है, C पर 2 O है और इधर 1 O है, तो आपका क्या है 2 O जिसमें दिख जाए तो वो एस्टर होता है। तो एस्टर का निर्माण हुआ है किससे, ये हुआ आपका एथेनोइक एसिड यानी कि अम्ल से और आपका अल्कोहल से। समझ गए ना बात को, तो आपको ध्यान रखना है। एस्टर की गंध साथियों क्या होती है, मृदु होती है। मृदु मतलब क्या साथियों, एकदम बढ़िया गंध, फलों की जैसी। बोलेगा कि एस्टर की गंध कैसी होती है, तो बोलेगा फलों के जैसी साथियों क्या होती है, एस्टर की गंध होती है। समझ गए ना, उम्मीद है कि यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और इसका इत्र बनाने में इसका यूज होता है। एस्टर का यूज कहाँ होता है, इत्र बनाने में। किस में होता है, इत्र बनाने में इसका यूज होता है। बाकी साथियों और देख लेते हैं यहाँ पर, अगर साथियों हम इसको, ये आपका क्या बन गया, तो बोलेगा ये एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है। कैसे पहचानोगे एस्टर, 2 O दिख गया ना, अरे भाई 2 O दिख गया ना, 2 O जिसमें दिख गया तो वो समझिए आपका क्या साथियों होता है, एस्टर होता है। क्या होता है, वो आपका एस्टर होता है। समझ गए ना। तो इसको जब Na से रिएक्शन कराते हैं तो साबुन बनता है। क्या बनता है, साबुन बनता है। जब एस्टर को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आपका साबुन बनता है। क्या बनता है, साबुन बनता है, और साथ में इसका अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो रिएक्शन आपको कैसे पूछेगा, जब एस्टर को क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आपका बनता है साबुन बनता है। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको सोडियम एसीटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट बोलेंगे। और आपका साथियों जो है इधर आपका जो है अल्कोहल बनता है। समझ गए ना बात को, आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों इसमें मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये मैंने आपको कराया हुआ है। ये साथियों मैंने आपको कराया हुआ है, कैसे, एसिड बेस सॉल्ट उठा के देखिए, उसमें मैंने पूरा कराया है। एसिड बेस एंड सॉल्ट देखिए ना, उसमें मैंने पूरा कराया है, तो उसी का ये है, इसलिए मैं आपको इसको नहीं करा रहा हूँ। देखिए ये आपका क्षार है और ये आपका अम्ल है, तो मेरे भाई अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है, मुझे बताइए अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है। तो बोलिएगा सर लवण बनता है, जल बनता है, लवण बनता है, जल बनता है। यहाँ पर NaOH है तो CH3COO ये निगेटिव आयन होता है, और सोडियम पॉजिटिव आयन, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर बन जाएगा CH3COO Na। समझ गए ना। और बचा खुचा कौन, बचा खुचा हाइड्रोजन, तो ये आपका जो है OH और H क्या बना लेगा, जल बना लेता है। सिंपल सी बात, ये मैंने आपको कराया हुआ है, तो इसको क्या ही करूँगा। फिर अब साथियों एथेनोइक अम्ल और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो देखिए मैंने आपको नहीं कराया। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3COOH होता है ना, एथेनोइक अम्ल होता है। और एक कार्बोनेट का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कार्बोनेट। तो कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने कौन सा कार्बोनेट लिया है, इन्होंने लिया ये कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट। तो मैंने आपको ये नहीं कराया क्या, सिंपल साथियों रिएक्शन मैंने आपको कराया हुआ है अम्ल क्षार लवण में, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको करना भी नहीं है, जिन्होंने हमारा अम्ल क्षार देखा है तो उसको अच्छे से पता होगा ये, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है प्यारा सा कर देना है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।